जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12th बोर्ड एग्जाम 2022 में जो आपको पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम हुई थी उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या किए थे कि आपको 1 से लेके 25 तक के जो प्रश्न थे उसका हम लोग एनालिसिस किए थे पहले वीडियो में। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाएंगे और आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा प्रश्न है पहला वो क्या है, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देते हैं ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए साथियों, देखिए पहला प्रश्न आपका जो है वो क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था, ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी 1995। क्या है, 1995। तो यहाँ से एक आपका प्रश्न आएगा कि ये जो आप देख रहे हैं एनपीटी, यह आपको कब अस्तित्व में आया था, ये भी तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, क्या है, परमाणु अप्रसार, क्या कहेंगे, अप्रसार संधि, यह आपको अस्तित्व में जो आती है कब आती है, 1968 में, ठीक है ना। और यह जो है आपको प्रभाव में जो आया था ना, वह आपको 1970 में, कितना में, 1970 में। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि परमाणु अप्रसार संधि जो है वो आपको कब अस्तित्व में आया था, तो क्या कहोगे, 1968 में। जबकि अगर हम बात करेंगे कि आपको प्रभाव में, मतलब यह जो लागू हुई कब से, तो वो आपको 1970 से। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनपीटी। और कभी कभी एनपीटी का पूर्ण रूप जो होता है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, एनपीटी का पूर्ण रूप हो जाएगा न्यूक्लियर नन, क्या है, नन प्रोली, क्या है, प्रोलीफेरेशन, क्या है, प्रोलीफेरेशन, ठीक है ना। देखिए क्या है, तो आपको न्यूक्लियर नन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी, क्या है, ट्रीटी, ठीक है ना। तो यह जो अस्तित्व में आती है कब आती है, तो क्या कहेंगे, कहते हैं तो आपको 1968 में। और इसके तहत क्या है कि दुनिया के जो 5 परमाणु संपन्न देश थे, जिसमें आपको अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका के अलावा आपको चीन, चीन के अलावा इंग्लैंड, इंग्लैंड के अलावा जो था वो आपको सोवियत संघ, और आपको फ्रांस, क्या है, फ्रांस। ये ऐसे 5 आपको क्या थे कि दुनिया के सुपर पावर थे, ठीक है ना, जो नहीं चाहता था कि दुनिया के अन्य देश जो है वो आपको परमाणु संपन्न हो सके। अतः इस संधि के द्वारा कहा गया कि कोई भी देश जो है जो परमाणु आपको क्या है कि विकसित कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो परमाणु विकसित कर चुके हैं ऐसे देश जो है अपने तकनीक का आदान प्रदान जो है अन्य देशों में नहीं करेगा। लेकिन भारत ने इस परमाणु प्रसार संधि का क्या किया था कि आपको विरोध किया था, क्योंकि भारत के लिए यह परमाणु जो संधि थी, ठीक है ना, वो आपको क्या था जानते हैं कि भेदभाव पूर्ण था। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया, तो आप कहोगे नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गए होंगे। भारत जो है सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया था, किस पर हस्ताक्षर किया था, ओ सॉरी, सीटीबीटी कहते हैं पीटीबीटी पर, किस पर, भारत जो है वो आपको पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया था, क्या है, पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया था। क्योंकि पीटीबीटी एक ऐसा संधि थी, मतलब संधि था जिसके अंतर्गत क्या था कि आपको भूमिगत परीक्षण पर, क्या है, भूमिगत परीक्षण पर जो था वो आपको रोक नहीं लगाई गई थी, ठीक है ना। इसलिए भारत पीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया था, तो भारत जो है सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो आपको सीटीबीटी है आखिरकार यह क्या है, तो देखिए, तो सीटीबीटी में था आपको परमाणु परीक्षण को पूर्णतः क्या कर दिया गया था जानते हैं कि आपको वर्जित कर दिया गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है कि परमाणु परीक्षण, ठीक है ना, कि आपको पूर्णतः क्या है, पूर्णतः जो है आपको वर्जित कर दिया गया था। आपको किस में जानते हैं, तो आपको सीटीबीटी में। और यह सीटीबीटी संधि कब अस्तित्व में आती है, 1996 में। इसको आपको याद रखना है, पीटीबीटी 1963 में, क्या है, 63 में। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को आपको अच्छे से मतलब देख लेना है, और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं। तो देखिए, यूरोपीय संघ में जो सदस्य राष्ट्र की संख्या है वो अभी आपको 27 है। पहले जो थी वो आपको इसमें 28 थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि 2020 में, क्या है, 2020 में इससे एक देश अलग हो गया। क्या हो गया, एक देश अलग हो गया, जिसका नाम था आपको इंग्लैंड, क्या है, इंग्लैंड। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इंग्लैंड जो है वह आपको यूरोपीय संघ से यानी कि ईयू से
कब अलग हो गया तथा क्या कहोगे जानते हैं 2020 में। तो फिर यहाँ से बात आती है कि सर ये यूरोपीय संघ है, यह कब गठित हुआ था 1993 में, और इसका जो मुख्यालय है क्या है, मुख्यालय वो कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको ब्रुसेल्स है, कहाँ है, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। और ब्रुसेल्स जो है साथियों वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको बेल्जियम की क्या है कि आपको राजधानी है, क्या है, राजधानी है। तो यहीं पर आपको यूरोपीय संघ का क्या है कि आपको मुख्यालय है। तो ये जो आप यूरोपीय संघ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यूरोपीय संघ, ठीक है ना। इसी का जो पहला नाम था वो है आपको यूरोप का आर्थिक समुदाय, क्या है, यूरोप का आर्थिक समुदाय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बताइए कि यूरोप का जो आर्थिक समुदाय था उसका नाम बदलकर यूरोपीय संघ कब कर दिया गया था 1992 में, और इसका मुख्यालय क्या है, तो आपको ब्रुसेल्स में। और इसमें जो अभी सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो क्या कहेंगे, इसमें जो अभी सदस्य हैं उसकी संख्या जो है वो आपको 27 है, क्या है, 27 है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो यूरोपीय संघ है ना वो आपको एक क्या है कि आपको यूरोपीय राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है, क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, जो कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था कि आपको मतलब कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, ठीक है ना, और अमेरिकी जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए इस संगठन की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। शेंजेन देशों में शामिल है कौन, तो देखिए तो शेंजेन देशों में जो है ना आपको यूरोप के देश जो है वो आपको शामिल है। कौन शामिल है, यूरोप के देश शामिल है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर शेंजेन देशों में कितने देश शामिल है, तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं शेंजेन, क्या देख रहे हैं, शेंजेन। तो इस शेंजेन, ठीक है ना, आपको देशों में जो है वो आपको 27 देश जो है ना वो आपको शामिल है, क्या है, 27 देश, ठीक है ना। याद रखिएगा कि शेंजेन देशों में कितने देश शामिल है, 27 देश शामिल है। ताकि आखिर ये शेंजेन है क्या, समझिए। तो क्या हुआ था कि 1985 के अंदर, कितना के अंदर, 1985 के अंदर क्या हुआ था कि आपको शेंजेन, क्या है, शेंजेन, आपको वीजा समझौता, क्या है, शेंजेन वीजा समझौता हुआ था, ठीक है ना। जिस पर आपको उस समय 5 देश जो थे वो आपको क्या कहते कि आपको हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अभी शेंजेन देशों में सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको अभी 27 है, क्या है, 27 है। याद रखिएगा कि शेंजेन देशों में अभी जो सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है, तो आपको 27 है। और इसका जो 27वां सदस्य देश बना है, क्या है, 27वां सदस्य देश, वो आपको कौन बनाया जानते हैं, वो आपको क्रोएशिया बनाया। कौन बनाया है, क्रोएशिया। तो देखिए तो ये जो शेंजेन समझौता है इसके तहत क्या है कि आपको जो देश आपको ईयू का सदस्य है, क्या है, ईयू का सदस्य है, ठीक है ना, उस देश के नागरिक जो है इन 27 देश में कहीं भी क्या है कि आपको एक वीजा से घूम सकते हैं। तो यही था आपको शेंजेन समझौता, जो कि कब होती है, आप 1985 में, ठीक है ना। और उस पर उस समय कितने देश हस्ताक्षर किए होते हैं, जब यह होता है तो आपको 5 देश, हालांकि अभी कितने हैं, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 27 देश। और इसका 27वां सदस्य देश कौन है, तो आपको क्रोएशिया है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 28 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षेस कहने का मतलब क्या हो गया, तो साथियों सर, दक्षेस का मतलब क्या हो गया, तो आपको सर, क्या है, सर, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं सार्क, ठीक है ना, इस सार्क का गठन सबसे पहले कब होता है ये भी आपको जान लेना है, ठीक है ना। इसके बाद सार्क का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज हम जानेंगे। इसमें सदस्य राष्ट्र जो है वो आपको कौन कौन है, तो देखिए ये जो दक्षेस देख रहे हैं ना, तो इस दक्षेस का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था साथियों, वह आपको ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए तो सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ, क्या है, साउथ एशियन, एसो, क्या है, एसोसिएशन, क्या कहेंगे, एसोसिएशन फॉर, क्या है, फॉर रीजनल, क्या है, रीजनल, ठीक है ना, आपको कोऑपरेशन, क्या है, कोऑपरेशन, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, क्या कहेंगे, संगठन। और इसी को शॉर्ट में कहते हैं दक्षेस। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो आपको सार्क है इसका गठन कब होता है, तो देखिए तो इसका गठन जो होता है 7 से 8 दिसंबर
1985 को सार्क का क्या होता है जानते हैं? तो आपको गठन होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और अभी जो सार्क में सदस्य देश है वो आपको कितने जानते हैं? तो सार्क में जो आपको सदस्य देश है इसकी संख्या जो है वो आपको अभी 8 है। क्या है? 8 है। तो देखिए, तो सार्क के सदस्य देश जो है कौन कौन है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। कैसे? तो देखिए, इस सार्क क्या है? तो सार्क के सदस्य देश के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? तो देखिए, इसमें दक्षिण एशिया के सभी देश आएंगे। सबसे पहला बात तो यह जान लीजिए, ठीक है ना? तो दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश इसके सदस्य है हमें वह जानना है। तो देखिए, तो इसके सदस्य देशों में देखिएगा तो आपको क्या करना है जानते हैं? एक चीज बताना होगा। सबसे पहले इसका ट्रिक है छोटा सा। तो देखिए, श्री क्या है? श्री भाभु क्या है? श्री भाभु ने क्या जानते हैं? तो आपको बाप का मान क्या है? बाप का क्या कहेंगे जानते हैं? माल क्या है? माल अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया? अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान को दिया। क्या है? अफगानिस्तान को दिया। इस चीज को आपको समझना है। देखिए क्या कह रहा है, श्री बाबू ने बाप का माल किसको दिया? अफगानिस्तान को। तो देखिए, तो सी से क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे याद रखना है श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है ना? उसके बाद साथियों भा से जो हो जाएगा आपको भारत। क्या हो जाएगा? भारत। भू से जो हो जाएगा वो आपको भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल। क्या है? नेपाल। बा से हो जाएगा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, ठीक है ना? उसके बाद प से जो हो जाएगा वो आपको पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। उसके बाद माल से हो जाएगा आपको मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। और इधर है आपको अफगानिस्तान। तक टोटल जो आपको सार्क में सदस्य देश है वो कितने हैं बताइए? थे तो आपको 8 है, ठीक है ना? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है। यहाँ से अपना देख लीजिएगा। तो सार्क का पहला सम्मेलन जो होता है वो कहाँ होता है बताइए? थे तो वह आपको यानी कि ढाका में 1985 में, ठीक है ना? तो इसी में एक चीज और पूछा जा सकता है कि सार्क का दूसरा सम्मेलन जो है वो आपको कहाँ हुआ था? तो देखिए, तो सार्क का जो दूसरा सम्मेलन होता है ना साथियों वो आपको भारत के अंदर यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ होता है? बेंगलुरु में। कब होता है? वो आपको 1986 में। तो इससे भी आपको याद रखना होगा कि सार्क का दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको बेंगलुरु में हुआ था। कब हुआ था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 1986 में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए, फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा। क्या आएगा? और आएगा कि सार्क जो है किस प्रकार का संगठन है? तो देखिए, तो सार्क जो है ना वह आपको एक क्षेत्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? क्षेत्रीय संगठन। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखना। और यह कहाँ के देशों का संगठन है? तो कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का क्या है? कि आपको एक संगठन है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, दक्षिण का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ना वह आपको कहाँ हुआ था? तो ढाका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और यहाँ से जो कुछ भी आपको बताई जा रही है सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? देख लेना है। और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो साथियों भारतीय नागरिकों को जो है ना वो आपको 6 मौलिक अधिकार जो है वो आपको क्या जानते हैं? प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। तो यहाँ से एक बात आती है क्या कि बताइए कि ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में यह आपको कहाँ से प्रेरित है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना वो आपको अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? तो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है तो इसका उल्लेख क्या है? तो देख लेते हैं। इसका जो उल्लेख है ना वो आपको भाग 3 में। क्या है? भाग 3 में, ठीक है ना? यानी कि संविधान के जो भाग 3 है उसमें आपको मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लेख है। इसके अलावा आपको अनुच्छेद पूछा जाए। क्या पूछा जाए? अनुच्छेद, ठीक है ना? तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है वो आपको मौलिक अधिकार का क्या है? कि आपको उल्लेख है। और ये जो देख रहे हैं भाग क्या जानते हैं? 3। तो इस भाग 3 को जो है क्या कहा जाता है जानते हैं? तो भाग 3 को क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो भारतीय नागरिकों को शुरू में जो था वो आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन फिलहाल जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो आपको प्राप्त है। तो जानिए वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन प्राप्त है इस पर हम लोग चर्चा करते थे। देखिए, तो सबसे पहले जो होगा वो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? समता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समता का अधिकार। क्या कहेंगे? समता का अधिकार। चलिए दूसरा जो हो जाएगा ना साथियों वो हो जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का क्या कहेंगे जानते हैं? अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए उसके बाद जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध। क्या कहेंगे?
शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है? अधिकार। उसके बाद जो आपको चौथा है, क्या है? चौथा है वो क्या है? तो कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपको संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो ये जो पांचवा अधिकार हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? संस्कृति एवं क्या है? एवं शिक्षा का अधिकार। क्या कहेंगे? शिक्षा का अधिकार। उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं? छठा मौलिक अधिकार, वह है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक क्या कहेंगे जानते हैं? उपचारों। क्या है? संवैधानिक उपचारों का क्या कहेंगे जानते हैं? अधिकार। क्या है? अधिकार। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भारतीय नागरिकों को जो है अभी कितने तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 6 तरह के मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। ये नहीं कहेंगे कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो देखिए, तो सबसे पहले समता का अधिकार का उल्लेख कहा है। तो इसका जो उल्लेख है ना, वो आपको आर्टिकल क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 14 से 18 में। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका जो उल्लेख है ना, वो आपको आर्टिकल, ठीक है ना, 19 से 22 में, ठीक है। उसके बाद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल कितना जानते हैं? तो आपको यानी कि 23 से क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 24 में। क्या है? 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको आर्टिकल 25 से कितना में जानते हैं? तो आपको 28 में। आर्टिकल मतलब हो गया अनुच्छेद। तो 25 से 28 में जो है किसका उल्लेख है बताइए? था धार्मिक स्वतंत्रता का। उसके बाद जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल आपको 29 से क्या कहेंगे 30 में। और इधर देख रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यह है आपको आर्टिकल 32 में। और एक चीज याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है, इस अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था जानते हैं? कि आपको यह संविधान की आत्मा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको आर्टिकल 32 को संविधान की जो आत्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा वो कौन कहते हैं? तो देखिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा जो कहने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे जानते हैं? तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं को कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या कहेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका शॉर्ट नेम हो गया, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना? तो देखिए, तो बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में है क्या? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो क्या कहिएगा? अभी फिलहाल 6, और मूल में जो था 7 था। तो एक आपको जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है ना, उसको मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया जानते हैं? हटा दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार जो था ना, वो भी आपको क्या था जानते हैं? मूल अधिकार था। क्या था? मूल अधिकार था। लेकिन अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है केवल आपको कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। तो ये जो संपत्ति के अधिकार है, इसको मूल अधिकार की सूची से आपको हटा दिया गया है। कब जानते हैं? तो आपको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आते होंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न। लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? सी, यानी कि भारतीय नागरिकों को अभी जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसकी संख्या कितनी है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? वह आपको 6 है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं कि एक ही ऑप्शन से जो होते हैं ना, आपको कई सारे जो प्रश्न होते हैं सीखने को मिलते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले शीत युद्ध 1946 से 1991 के बीच में जो होता है वो आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलता है। पहला बात तो याद रखिए, कहीं कहीं 1945 भी आपको मिलेंगे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो होता है ना, वो आपको शीत युद्ध की क्या होती है? कि आपको शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। तो देखिए, यहाँ पे समझिएगा, पहला नंबर जो ऑप्शन है उस पर विचार करते हैं। कह रहा है कि यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। तो यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही। क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो आपको शीत युद्ध में था। क्या था? शीत युद्ध में था। और दोनों के बीच में जो था वो आपको आगे बढ़ने की क्या थी? कि आपको प्रतियोगिता थी। दूसरा कह रहा है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। यह भी कथन जो है बिल्कुल क्या है? सही है। क्योंकि देखिए, ये जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये आपको पूंजीवादी विश्व चाहता था। क्या चाहता था? पूंजीवादी विश्व। और इधर जो देख रहे हैं सोवियत संघ, तो इसका मानना था कि पूरा दुनिया जो साम्यवादी हो। क्या हो? साम्यवादी हो, अर्थात पूरी दुनिया हमारी विचारधारा को माने। अमेरिका का मानना था कि पूरा दुनिया जो है हमारी विचारधारा को माने, ठीक है ना? तो इसी विचारधारा को लेकर तो ही क्या हुआ था कि आपको शीत युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। तो इसे आपको समझ जाना है। उसके बाद जो है
तीसरा कड़ा किसने हथियारों के दौर की क्या की थी, कि आपको शुरुआत की थी। ये भी कथन क्या है कि आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद जो है देखिए होइएगा कि आपको सभी देश जो है लगभग लगभग क्या है कि आपको मतलब कि हथियार से संपन्न होना जो है आपको शुरू कर दिया, ठीक है ना। जैसे देखिए अमेरिका जैसे ही आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको एटमी हमला जापान पर किया था, इसके बाद सोवियत संघ ने भी क्या किया कि आपको एटम बम बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर उसके देखते हुए इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है ना, चीन जैसे देशों ने भी परमाणु बम को क्या किया कि आपको विकसित किया। तो सही बात है कि ये जो शीत युद्ध है ना, वो आपको हथियारों के दौर की शुरुआत की। उसके बाद क्या रहा चौथा, कि सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में थे। तो यह बात गलत है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध काल में एक भी युद्ध जो है वो आपको नहीं हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको डी क्या है, डी, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको देख लेना चाहिए। जो 31 नंबर प्रश्न है समझ गइएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको क्या जानते हैं, तो वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है आपको अमेरिका, क्या कर रहा है, अमेरिका। उसके बाद कर रहा है सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है जानते हैं, सही है। क्या है, सही है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो नाटो है आखिरकार है क्या। तो देखिए तो नाटो जो है ना, वो आपको एक सैन्य संगठन है। क्या है, एक सैन्य संगठन, क्या कहेंगे, नाटो एक सैन्य संगठन है, ठीक है ना। और इस सैन्य संगठन की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है ना, वो आपको 4 अप्रैल 1900 कितना को जानते हैं, 49 को। क्या है, 1949 को। और ये जो नाटो है, इस नाटो गुट का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, तो देखिए इसका जो नेतृत्व करता है ना, वो आपको अमेरिका, क्या है, अमेरिका। इसीलिए कहेंगे अमेरिकी नेतृत्व में, क्या कहेंगे, अमेरिकी नेतृत्व में क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको बना, क्या है, बना जो एक सैन्य गुट है। क्या है, सैन्य गुट है, वो कौन था जानते हैं, तो आपको नाटो, क्या है, नाटो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो नाटो है, इस नाटो का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए तो नाटो का जो मुख्यालय है साथियों, वो आपको ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स जो है वो आपको कहाँ जाते हैं, तो आपको बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और नाटो में जो अभी सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो आपको कितनी है, तो देखिए तो नाटो में अभी मतलब 31 देश जो है इसके क्या है जानते हैं, कि आपको सदस्य है। क्या है, सदस्य है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि नाटो का सदस्य कौन नहीं था। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ही तो लड़ाई थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि आपको नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैन्य गुटों की क्या किया था, कि आपको स्थापना किया था। जबकि सोवियत संघ के नेतृत्व में बना एक सैन्य गुट था, उसका नाम था आपको वार्सा पैक्ट। क्या नाम था उसका, वार्सा पैक्ट। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बना हुआ सैन्य गुट का नाम क्या था, तो आपको वार्सा पैक्ट, ठीक है ना। नाटो कहेंगे तो आपको अमेरिका के नेतृत्व में बना सैन्य गुट था, जिसकी आपको मुख्यालय जो है वो आपको ब्रुसेल्स में, और इसमें भी 31 सदस्य देश है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि आपको नाटो, क्या आएगा, नाटो, ठीक है ना। नाटो के अलावा आपको क्या जानते हैं, तो देखिए नाटो के अलावा जो हो जाएगा वो आपको सीटो, क्या है, सीटो। सीटो के अलावा जो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, आपको सेंटो, क्या है, सेंटो। ये सब क्या था, तो कहेंगे कि सर यह अमेरिकी नेतृत्व में बना एक सैन्य गुट था। क्या था, सैन्य गुट था। याद रहेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाटो, सीटो, सेंटो क्या था, तो अमेरिकी नेतृत्व में बना एक सैन्य गुट था। तो यहाँ से याद रखिएगा ये जो नाटो है, क्या है, नाटो है। यह तो आपको 1949 में क्या होता है, स्थापित होता है। सीटो आपको 1954 में स्थापित होता है। सेंटो 1959 कहिए, क्या कहिए, 1959। क्योंकि देखिए सेंटो का पुराना नाम जो होता है वो आपको बगदाद संधि, जो कि आपको 1900 कितना में जानते हैं, कि आपको 55 में ही होता है। कौन जानते हैं, बगदाद संधि। याद रखिएगा बगदाद संधि कब होता है, 1955 में। लेकिन क्या होता है 1959 में, जब इससे इराक क्या हो जाता है, कि आपको क्विट कर जाता है, बाहर हो जाता है, तब इसका नाम सेंटो पड़ता है। क्या है, सेंटो पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर सेंटो के स्थापना में अगर आपको 1955 देगा तो 55 भी मार सकते हैं, 1959 देगा तो 59 भी देगा, आप लगा सकते हो। तो कब कहाँ पर क्या करना है, यह बात आपको समझना है, ठीक है ना, क्या करना है, समझना है। तो देखिए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेंटो, ठीक है ना, आपको कब बनाया था, ठीक है ना, तो कहेंगे 1959 में, ठीक है ना। इराक के क्या हो जाने के बाद जानते हैं, तो आपको बगदाद संधि से अलग हो जाने के बाद। तब बगदाद संधि कब हुआ था, 1955 में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर 32 का क्या हो जाएगा, तो वो आपको
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो साथियों आप लोग कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि बर्लिन की दीवार जो है बनाई गई थी कब? तो देखिए साथियों, बर्लिन की दीवार जो है ना वो आपको 1961 में जो है वो आपको बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो बर्लिन की दीवार है इसको तोड़ा कब गया था? तो देखिए बर्लिन की दीवार जो है 1989 में इसको क्या होता है जानते हैं कि आपको तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। तब चलकर क्या होता है कि 1990 में, कितना में? 1990 में। देखिए तब चल के कितना में जानते हैं? 1990 में क्या होता है जानते हैं कि आपको शीत युद्ध काल में जर्मनी का एकीकरण होता है। क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है। तो साथियों यहाँ से अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि बताइए इस शीत युद्ध काल में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो क्या कहिएगा? 1990 में, ठीक है ना। कैसे हुआ था? तो जब जर्मनी के अलग करने वाली जो दीवार थी, बर्लिन की दीवार, जब इसको तोड़ा गया उसके बाद इसका क्या होता है कि आपको एकीकरण होता है। हालांकि आपको 1871 में, कितना में? 1871 में क्या होता है कि आपको ये जो होते हैं क्या कहते हैं, इनका नाम होता है आपको बिस्मार्क। क्या होते हैं? बिस्मार्क। तो इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किए थे। क्या कहते हैं? एकीकरण किए थे। तो उस समय जर्मनी जो था ना वो आपको क्या था कि 300 छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित था। क्या था? विभाजित था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, तो क्या कहिएगा? बिस्मार्क ने। कब किया था? तो आपको 1871 में, ठीक है ना। क्या है? 1871 में, जिस समय जर्मनी आपको 300 छोटे छोटे क्या जानते हैं राज्यों में बंटा था, उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन शीतयुद्ध काल में कहेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो वो आपको 1990 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है साथियों, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे क्या करेंगे, क्या आप शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम जो है यूरोपीय संघ जो है वो आपको कब रखा। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी जो है वो आपको 1993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। क्या है? 1992। शुरू में ही इस क्वेश्चन के बारे में बताए थे कि आपको यूरोपीय समुदाय जो है अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखता है, तो 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 92 में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जो यूरोपीय संघ है क्या है? यूरोपीय संघ, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको ब्रुसेल्स से, कहाँ है? ब्रुसेल्स से, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। और ब्रुसेल्स जो है वो आपको है कहाँ, तो कहेंगे बेल्जियम में। क्या है? बेल्जियम में। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि जो यूरोपीय संघ है इसमें आपको सदस्य देश कितने हैं, तो याद रखिएगा कि अभी इसमें सदस्य देश आपको 27 है। पहले 28 था लेकिन 2020 में इस ट्रैक कौन अलग हो जाता है जानते हैं, तो आपको ब्रिटेन जो होता है आपको अलग हो जाता है। और यूरोपीय संघ जो है वो आपको यूरोपीय देशों का एक क्या जानते हैं, तो आपको क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ये नहीं कहना कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह कैसा संगठन है? क्षेत्रीय संगठन। जैसे देखिए आपको आसियान हो गया। क्या हो गया? आसियान हो गया। देख लीजिए क्या क्या है, तो आपको आसियान क्या है, आसियान हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि यूरोपीय संघ हो गया। क्या हो गया? यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ। इसके अलावा आपको सार्क हो गया। क्या हो गया? सार्क हो गया। ये सब क्या है, तो हम कहेंगे कि सर ये सभी के सभी जो है ना वो आपको एक क्या जानते हैं, तो आपको क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क, ये सब क्या है, तब क्या कहोगे जानते हैं कि ये सभी के सभी जो है वो आपको एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है ना। और इस सबके मुख्यालय को भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आसियान का मुख्यालय तो ये कहाँ है, बताइए था, ये आपको जकार्ता में। क्या है? जकार्ता में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अभी बता दिए ब्रुसेल्स में। सार्क का मुख्यालय तो ये आपको काठमांडू में। क्या है? काठमांडू में। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा एक जो है आपको बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो आपको ढाका में। कहा है? ढाका में। तो देखिए इन सभी चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये सभी जो है ना क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि इस सबका जो गठन हुआ है ना साथियों वह किसी क्षेत्र विशेष में हुआ। किसमें हुआ है? क्षेत्र विशेष में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे हमें, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको
सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो देखिए इंडोनेशिया जो है ना वो आपको हॉलैंड का उपनिवेश था। क्या था? हॉलैंड का उपनिवेश था। और इंडोनेशिया जो है वो आपको दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। कहाँ का देश है? तो याद रखिएगा, ये जो इंडोनेशिया है ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, कि आपको एक देश है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो आपको इंडोनेशिया है ये आपको आसियान का भी क्या है, सदस्य है। और आसियान का जो मुख्यालय है यही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इंडोनेशिया की जो नई प्रस्तावित राजधानी है वो आपको क्या है जानते हैं? तो आपको नूसंतारा है। क्या है? नूसंतारा, क्योंकि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता वो डूबने के कगार पर है। इसीलिए इंडोनेशिया की जो नई राजधानी मतलब प्रस्तावित है वो आपको नूसंतारा है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर दक्षिण पूर्व एशिया में केवल यही देश आते हैं? तो नहीं साथियों, दक्षिण पूर्व एशिया में और देश आते हैं। ठीक है ना? तो दक्षिण पूर्व एशिया में वे देश आते हैं जो आपको क्या है जानते हैं, आसियान का सदस्य है। मुख्य रूप से यही आते हैं, इसके अलावा भी और भी देश है। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले आसियान में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा, यह आपको आसियान कंट्रीज क्या है, आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज में आपको कौन कौन देश है, यानी कि क्षेत्रीय संगठन में कौन कौन से देश है, इसके बारे में आपसे क्या किया जा रहा है, कि आपको पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो जरा सा आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसका एक ट्रिक होगा, क्या जानते हैं? इस फिल्म में क्या है, इस फिल्म क्या कहेंगे, इस फिल्म में क्या है, इस फिल्म में ठीक है ना, कथावी क्या कहेंगे, कथावी ब्रुनेई है। क्या है? कथावी ब्रुनेई है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि इस फिल्म में क्या है बताइए। तो कहेंगे कथावी ब्रुनेई है। तो देखिए तो इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे? तो देखिए इससे हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है ना? उसके बाद आपको स से, तो स से क्या हो जाएगा? तो आपको सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। उसके बाद फिर से तो आपको फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। ठीक है ना? उसके बाद ल से क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको लाओस। क्या है? लाओस। म से तो आपको मलेशिया। क्या है? मलेशिया। और मे से तो आपको म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क से आइएगा, तो क से क्या हो जाएगा? तो आपको कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। ठीक है ना? उसके बाद फ से तो आप याद रखिएगा थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। ठीक है ना? उसके बाद बी से फिर क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको वियतनाम। क्या है? वियतनाम। और ब्रुनेई तो है ही है। तो आसियान में जो टोटल सदस्य है वो कितने हैं? 10 है। और यही आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में क्या होता है कि आपको आते हैं। तो ये जो देख रहे हैं इंडोनेशिया, यह पहले आपको क्या था जानते हैं? तो आपको हॉलैंड यानी कि डचों का क्या था, उपनिवेश था। और डचों से इसको मुक्त कराने के लिए नई दिल्ली में क्या होता है कि आपको एक सम्मेलन होता है। ठीक है ना? एशियाई संबंध सम्मेलन। ठीक है ना? सॉरी, एशियाई संबंध सम्मेलन तो 1947 में हुआ था। यानी कि डचों से इंडोनेशिया को मुक्त कराने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन जो होता है ना वो आपको 1949 में होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और इन देशों की राजधानी को भी आपको याद रखना है। जैसे देखिए इंडोनेशिया, इसकी राजधानी अभी जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। सिंगापुर, इसकी जो राजधानी है वो आपको क्या है जानते हैं? आपको सिंगापुर सिटी। फिलीपींस, इसकी राजधानी जो है वो आपको क्या है जानते हैं? तो मनीला में। उसके बाद है लाओस। लाओस की राजधानी क्या है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? वियंतिन में। उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी जो है कोलमपुरम। ठीक है ना? उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है नेपिटा। कंबोडिया का कहेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको नोमपेन। थाईलैंड का बैंकॉक। वियतनाम का होने और ब्रुनेई का जो है बंदर शेरी बागवान। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा जानते हैं कि आपको ये जो आसियान कंट्रीज है उसकी जो संख्या है वो आपको 10 है। और सबके जो आपको क्या है हेड क्वार्टर है, इसके बारे में भी हम लोग क्या किए, क्या आपको बात किए। देखिए हेड क्वार्टर करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का जो हेड क्वार्टर होता है ना वह उसका राजधानी होता है। क्या होता है? राजधानी होता है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आइए या नहीं आई, आप कमेंट करके बताओगे। आप जब तक नहीं बताओगे जब तक हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो भाई ये जो देख रहे हैं ना बर्मा, क्या देख रहे हैं? बर्मा। ठीक है ना? तो यह जो है ना वह आपको म्यांमार का पुराना नाम है। क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है। तो देखिए तो ये जो बर्मा है वह भारत से कब अलग होता है? ठीक है ना? तो वह आपको 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है 1935, उसी के द्वारा क्या होता है कि बर्मा जो होता है ना उसको क्या कर दिया जाता है कि भारत से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्या है? गवर्नमेंट। ठीक है ना? यहाँ पे एन छूट गया है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना? देखते हैं। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट, क्या कहेंगे, इंडिया एक्ट, ठीक है ना, 1935, क्या है, 1935। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि सबसे पहले आपको केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन जो होते हैं वो आपको लागू किया गया, किस एक्ट के द्वारा जानते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। दूसरी बात, प्रांतों में क्या है, प्रांतों में जो होता है द्वैध शासन, क्या होता है, द्वैध शासन। साथियों, इसको क्या कर दिया जाता है, आपको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बर्मा को, क्या है, बर्मा को भारत से, क्या कहेंगे, भारत से क्या कर दिया जाता है, क्या को अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको इसी अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ, क्या है, अखिल भारतीय संघ, क्या है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का क्या किया जाता है, क्या को प्रयास किया जाता है। हालांकि वो अखिल भारतीय संघ जो होते हैं वो आपको स्थापित नहीं हो सका। इसके बाद इसी अधिनियम में क्या होता है जानते हैं कि एक व्यवस्था की गई थी कि भारत में एक संघीय न्यायालय, क्या है, संघीय न्यायालय जो है वो आपको स्थापित की जाएगी। क्या की जाएगी, संघीय न्यायालय जो है वो आपको स्थापित की जाएगी। और एक चीज और भी जानिएगा कि भारतीय संविधान पर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना, तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको शब्दतः या अंशतः क्या है कि आपको 395 अनुच्छेद में से, जिस समय हमारा संविधान बना था, लगभग 2800 अनुच्छेद जो थे वो आपको क्या थे कि आपको लिए गए थे, यानी कि उससे प्रभावित थे। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण करने हेतु लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया गया था कि आपको अध्ययन किया गया था। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछे, क्या देखिए जरा सा गौर कीजिए कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था, तो क्या कहिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया जाता है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ये जो बर्मा है इसको भारत से अलग कब कर दिया जाता है, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का पहला प्रयास जो किया जाता है कब किया जाता है, तो आपको 1935 के अधिनियम के तहत। हालांकि देशी रियासतों के नहीं मिलने के कारण अखिल भारतीय संघ स्थापित न हो सका। उसके बाद एक संघीय न्यायालय के जो प्रावधान किया जाता है वो आपको 1935 के अधिनियम के तहत। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, देखिए अफ्रीकी शब्द अपार्थिट का मतलब होता है क्या, ये कहा जा रहा है। देखिए एकजुटता, ठीक है ना, इसके अलावा आपको अलग रहना, पृथकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अलग रहना हो जाएगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि आपको रंग भेद की नीति जो थी वो आपको अपने चरम पर थी। क्या थे, चरम पर थी, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में क्या था कि जो लोग काले होते थे उनके लिए अपार्थिट शब्द का क्या किया जाता था कि आपको प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें 1990 में क्या है, 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ था जानते हैं कि आपको भारत रत्न से जो था वो आपको सम्मानित किया गया था। हालांकि नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। इसके अलावे और भी चीज याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला जी के जन्म दिवस जो होते हैं आपको 18 जुलाई को आते हैं। तो इस 18 जुलाई को क्या होता है जानते हैं कि आपको प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में भी क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो देख रहे हैं आप 37 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए चलिए देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में जो आया था वो कब आया था, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए तो इजराइल जो अस्तित्व में आया था ना वो आपको 1948 में मई का वो क्या था कि आपको महीना था, ठीक है ना। तो ये जो इजराइल देख रहे हैं यह दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। क्या है, यहूदी देश। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश जो है कौन है, तो क्या कहेगा जानते हैं, तो आपको इजराइल है। और यह इजराइल अस्तित्व में कब आता है, 1948 में। क्या है, 1948 में। और इन लोगों की एक भाषा है जो आप याद रखिएगा, हिब्रू। क्या है, हिब्रू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिब्रू भाषा का संबंध जो है किससे है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, वो आपको यानी कि इजरायलियों से। किससे है, इजरायलियों से, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और ये जो इजराइल है इसकी राजधानी जो है वो आपको कहाँ है, इसकी राजधानी जो है वो आपको जेरूशलम है। कहाँ है, जेरूशलम है। तो भाई मेरे यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बताइए इजराइल कब बना था, 1948 में। इजराइल की राजधानी कहाँ,
तो क्या कहेंगे जानते हैं? जेरूशलम। या इजराइल जो है किस प्रकार का देश है? तो कहेंगे एक आपको यहूदी देश है जो आपको 1948 में बना था, और दुनिया का एकमात्र यहूदी कहिए, क्या कहिए? एकमात्र यहूदी देश है, ठीक है ना, जो 1948 में अस्तित्व में आता है, क्या है? आता है, ठीक है ना। और यह आपको क्या जानते हैं कि आपको मध्य एशिया का जो है वो आपको एक देश है, क्या है? एक देश है, ठीक है ना। तो बराबर देखते होइएगा कि इजराइल और आपको क्या जानते हैं, फिलिस्तीन के बीच जो होता है वो आपको हमेशा जो होता है, आपको क्या होता है, टकराव की स्थिति जो होता है आपको बना रहता है, क्या है? बना रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सेंटो की स्थापना जो होती है वो आपको किस वर्ष हुई थी? देखिए ऑप्शन दे रहा है 1956, 1957, 1955, 1900 क्या था जानते हैं? तो आपको 54। तो सेंटो स्थापित होता है 1955 में, कितना में? 1955 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो सेंटो है, क्या है? सेंटो है, इसका मतलब होगा क्या? तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? सेंट्रल, क्या हो जाएगा? सेंट्रल, ठीक है ना। ट्रीटी क्या है? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको मतलब पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या हो जाएगा? केंद्रीय संधि संगठन, क्या कहेंगे? केंद्रीय संधि संगठन, क्या है? केंद्रीय संधि संगठन। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हो सेंटो, क्या है? सेंटो, ठीक है ना। यह आपको अस्तित्व में कब आता है? तो देखिए इसका जो सबसे पहले जान लीजिए जो पुराना नाम है वो आपको क्या है? इसका पुराना नाम था आपको बगदाद संधि, क्या है? बगदाद संधि। तो देखो, तो ये बगदाद संधि जो हुई थी ना 1955 में, क्या है? 1955 में। यहाँ पर देखिए बगदाद संधि कब हुई थी? 1955 में, ठीक है ना। लेकिन इसी से जब क्या होता है, इस बगदाद संधि से क्या हमें जानते हैं 1959 में एक देश अलग हो जाता है, इराक। क्या है? इराक। तब मेरे भाई ये जो देख रहे हैं ना आपको, मतलब बगदाद संधि, इसी का नाम तब पड़ जाता है आपको सेंटो। क्या पड़ जाता है? सेंटो। तो याद रखिएगा कि ये जो बगदाद संधि है इसका नाम सेंटो कब पड़ता है? 1959 में। कब? किस लिए पड़ता है? तो क्योंकि इससे आपको इराक जो होता है वो क्या हो जाता है जानते हैं? आपको अलग हो जाता है। तो यह आपको क्या है जानते हैं कि केंद्रीय संधि संगठन, या इसी को हम लोग कहते हैं मीटो। क्या कहते हैं? मीटो, ठीक है ना। यानी कि मिडिल ईस्ट क्या जानते हैं कि आपको ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा जो होते हैं कुछ दिए जाते हैं, तो याद रखिए, मतलब याद रखना है। फिर देखिए 1954 में, तो 1954 में जो बनता है ना वो आपको सीटो बनता है। कौन बनता है? सीटो बनता है। इस बात को याद रखिएगा। 1957 में भारत में द्वितीय आम चुनाव होता है। क्या होता है? द्वितीय आम चुनाव। देखिए सारे ऑप्शन को आप याद रखिएगा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब होता है? 1952 में। 1956 में क्या होता है? तो कहेंगे आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है वो आपको बनता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो ये जो देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको 6 साल तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है कि आपको सही हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा विशेष क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध, तो भाई मेरे ये जो आपको द्वितीय विश्व युद्ध है ये कब तक चला था? तो 1939 से 1900 कितना जानते हैं? तो आपको 45, यानी कि टोटल 6 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था? 6 वर्ष चला था। इस बात को याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको दो गुट थे। क्या थे? दो गुट। एक जो थे आपको धुरी राष्ट्र, क्या थे? धुरी राष्ट्र, ठीक है ना। और एक जो थे आपको मित्र राष्ट्र, क्या है? मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। तो ये जो आपको धुरी राष्ट्र देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें मुख्य रूप से जो देश थे वो आपको जापान। क्या थे? जापान। जापान के अलावा आपको जर्मनी। क्या है? जर्मनी। जर्मनी के अलावा जो जाएंगे इटली, इटीसी, ये सब आपको मुख्य रूप से थे। क्या थे? मुख्य रूप से। जबकि अगर मित्र राष्ट्र की बात किया जाए तो इसमें आपको इंग्लैंड, क्या है? इंग्लैंड, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फ्रांस, क्या है? फ्रांस। फ्रांस के अलावा जो है वो आपको अमेरिका, क्या है? अमेरिका, ठीक है ना। सोवियत संघ, क्या है? सोवियत संघ, यूएसएसआर, उसी को कहते हैं। आंशिक रूप से चीन, क्या है? चीन भी इसमें क्या था कि आपको शामिल था। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको दो गुटों के बीच में चला था, ठीक है ना। और इसमें कुल आपको 61 देश जो होते हैं ना द्वितीय विश्व युद्ध में, वो आपको क्या करते हैं कि आपको भाग लेते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो 61 देश है ये आपको दो गुटों में क्या किया था कि आपको मिलकर इस युद्ध को लड़ा था। तो इसमें जो जीत होती है ना वो आपको मित्र राष्ट्र को होती है। यहाँ से एक बात आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर क्या करना है कि आपको आक्रमण करना। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है
कि आपको अमेरिका और सोवियत संघ जो होता है विश्व महाशक्ति के रूप में उभरता है और दुनिया में जो होती है वो आपको शीत युद्ध की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल हुए थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 61 देश जो थे वो आपको शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कितने वर्ष तक चला था? तो 6 वर्ष तक। इसकी शुरुआत कब होती है? 1939 में। अंत कब होता है? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको ध्रुवीय राष्ट्र की ओर से नेतृत्व करने वाला मुख्य देश कौन था? तो जापान, जर्मनी और आपको इटली। और एक चीज याद रखिएगा, इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो था ना वो आपको मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। उसके बाद मित्र राष्ट्र की ओर से जो आपको शामिल देश था वो कौन था? तो आपको इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर, चीन, ये सब आपको प्रमुख देश थे। इसके अलावा और भी देश इसमें क्या थे कि आपको शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है हमें कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो साथियों आज के हम इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।